नमस्कार। आज हम प्रभात रंजन सरकार की किताब मानव समाज और नीतिवाद के कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे जी। और कोशिश करेंगे समझने की कि समाज आखिर है क्या, ये बढ़ता कैसे है और इसमें नीतिवाद की भूमिका क्या है। बिल्कुल। और इसे हम थोड़ा भविष्य की नजर से पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक मुख्य बात जो सामने आती है वो ये कि समाज मतलब साथ साथ चलना। पर ये कोई सीधी रेखा नहीं है, ये तो लहरों जैसा है, कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है। सही। और शायद सबसे दिलचस्प बात, हम अभी भी एक सच्चा समाज बनाना सीख ही रहे हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। समाज की ये प्रकृति, ये बदलना, साथ चलना सुनने में तो लगता है सब ठीक है, स्थिर है। हाँ, लगता है। पर किताब कहती है कि प्रगति के लिए पुरानी संरचनाओं को, पुरानी दीवारों को तोड़ना ही पड़ता है। बिल्कुल, बिना तोड़े नया निर्माण कैसे होगा। और ये विचार कि इंसान ने अभी तक सही ढंग से समाज बनाना सीखा ही नहीं है, ये तो मतलब काफी बड़ी बात है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती है, पर इसे एक नेगेटिव चीज की तरह नहीं देखना चाहिए। अच्छा। हाँ, इसे एक शुरुआत की तरह देखिए, एक यात्रा जो अभी चल रही है, और जो शक्ति इसे आगे बढ़ाती है, स्रोत उसे संकुचन विकासात्मक कहता है। संकुचन विकासात्मक मतलब सिकुड़ना और फैलना। एग्जैक्टली। कभी लगता है समाज पीछे जा रहा है, कोई रुकावट आ गई है, यहाँ तक कि प्रतिक्रांतियां भी होती हैं, पर अंत में ये सब मिलकर प्रगति की रफ्तार को और तेज कर देते हैं। अच्छा, ये कैसे? क्योंकि शक्ति का, एनर्जी का स्वभाव ही आगे बढ़ना है, वो रुक नहीं सकती। ठहराव उसके नेचर में नहीं है। जैसे नदी, वो हर रुकावट को पार करके आगे ही बढ़ती है। समझ गई। तो ये कोई अंधी दौड़ नहीं है, मतलब इसमें कोई दिशा भी है। हाँ बिल्कुल, अंदरूनी शक्तियां हैं जो इसे एक रचनात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव दिशा देती हैं। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय, मतलब एनर्जी वेस्टेज रोकने के लिए प्रज्ञा मानस चाहिए। सही, विवेकशील बुद्धि, एक सधीवी समझ सार्थक हो, पर्पसफुल हो। और यहीं से शायद नीतिवाद का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल सही पॉइंट पे आई आप। क्योंकि स्रोत जड़वाद यानी मटेरियलिज्म पर सवाल उठाता है कि अगर मन सिर्फ मैटर का, जड़ पदार्थ का नतीजा है, तो फिर ये अर्थ, सार्थकता, पर्पस खोजने का विचार कहाँ से आता है? ये कौन सोच रहा है? ये एक फंडामेंटल सवाल है, और नीतिवाद इसी का जवाब देने की कोशिश करता है। कैसे? नीतिवाद वो प्रेरणा है, वो खिंचाव है, जो हमारे मन को छोटी सीमाओं से, देश, काल, पात्र, इनसे बाहर निकालकर भूमा भाव की ओर ले जाता है। भूमा भाव मतलब यूनिवर्सल एहसास, सार्वभौमिकता। हाँ बिल्कुल, एक असीम चेतना से जुड़ने का भाव। जैसे हम अपने परिवार से, फिर समाज से, फिर देश से जुड़ते हैं, नीतिवाद कहता है इस दायरे को बढ़ाते जाओ, पूरी मानवता, पूरी सृष्टि तक। और नीति क्या है फिर? नीति वो प्रैक्टिसेस हैं, वो वृत्तियां हैं, आदतें हैं जो हमें इस विशाल भाव में टिके रहने में मदद करती हैं। ये समाज के विकास का असली इंजन है। इंजन? हाँ, क्योंकि ये अंदरूनी टकराव, द्वंद्व खत्म करता है। जब सब एक दिशा में सोचेंगे तो विकास तेज होगा ही। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, एक लिविंग फोर्स है। किताब में नीतिवाद की तुलना तथाकथित मजहब या संगठित धर्मों से भी की गई है। हाँ, की गई है। और स्रोत का कहना है कि कई मजहब बिना तर्क के सिर्फ आस्था या किसी दैवीय वाणी के आधार पर चलते हैं। उनका भाईचारा अक्सर अपने फॉलोअर्स तक ही सीमित रहता है और उन्होंने समाज को बांटा भी है। वो स्थिरता चाहते हैं, जबकि जीवन का नियम है गति। हाँ, ये स्रोत का विश्लेषण है, और ये पॉइंट महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर तर्क और विवेक की भूमिका आती है। हाँ बिल्कुल। स्रोत में दो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक दिए गए हैं, मैं उन्हें पढ़ता हूँ। जरूर। पहला है, युक्ति युक्तमुपादेयम वचनम बालकादपि अन्यतृणाभवत्याज्यम उक्ता पद्यजन्मना। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है, अगर कोई बच्चा भी तर्क संगत बात कहे, लॉजिकल बात कहे, तो उसे स्वीकार करना चाहिए। और अगर स्वयं ब्रह्मा भी, यानी सृष्टि के रचयिता भी बिना तर्क की बात कहें, तो उसे घास के तिनके की तरह बेकार समझकर त्याग देना चाहिए। वाह, मतलब तर्क सबसे ऊपर। सबसे ऊपर। और दूसरा श्लोक देखिए, केवलम शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्य विनिर्णयः युक्तिहीन विचारेण धर्महानि प्रजायते। मतलब सिर्फ इसलिए कि कोई बात किसी शास्त्र या धर्म ग्रंथ में लिखी है, उसे आंख बंद करके मान लेना सही नहीं है। तर्कहीन विचार से, बिना सोचे समझे मानने से
धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि मतलब सही रास्ते से भटक जाना। हाँ, सही मार्ग से विचलन। ये श्लोक साफ कहते हैं कि आपका विवेक, आपकी तर्क बुद्धि किसी भी अथॉरिटी या किताब से बढ़कर है। ये तो कमाल की बात है। और ये सीधे सीधे नीतिवाद के विचार से जुड़ जाता है। बिल्कुल। तो नीतिवाद सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है या सिर्फ जरूरत पूरी करने का सिस्टम नहीं है। ये तो जैसा स्रोत कहता है एक जीवंत शक्ति है, एक लिविंग फोर्स। एग्जैक्टली। इसमें इतनी क्षमता है कि ये भौतिक जगत को परम चेतना से, परम प्रज्ञा से जोड़ सके। ये वाकई भविष्य के समाज की एक मजबूत नींव की तरह लगता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस नीतिवाद को जीवन में उतारा कैसे जाए, इसका अभ्यास कब और कैसे शुरू हो। अच्छा सवाल है। स्रोत कहता है कि इसके लिए सबसे अच्छा समय है बचपन, शिशु का मन। हाँ, क्योंकि वो मन खुला होता है, ग्रहणशील होता है, जैसे गीली मिट्टी। उसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता या शिक्षकों की नहीं है। नहीं, ये पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। सबका मिलाजुला प्रयास चाहिए। ये बहुत ही पॉजिटिव और आशावादी नजरिया है। हाँ, है। और इसी से जुड़ा है सामाजिक प्रगति का असली मतलब। वो क्या है? स्रोत के अनुसार सामाजिक प्रगति का मतलब है नीतिवाद की पहली चिंगारी महसूस करने से लेकर पूरी मानवता को एक समझने, विश्व मानवता तक का जो सफर है उसे साथ मिलकर तय करना। ये मिलित प्रयास ही सामाजिक प्रगति है। अच्छा, तो ये एक सामूहिक यात्रा है। हाँ, और जो लोग इस कोशिश में शामिल हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वही मिलकर एक सच्चा समाज बनाते हैं। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाला सफर। बिल्कुल। तो आज की हमारी बातचीत का सार यही निकलता है कि सच्ची सामाजिक प्रगति रोकने से नहीं बल्कि गतिशीलता से आती है। ये तर्क पर आधारित नीतिवाद से संभव होती है, और ये तब होती है जब हम छोटी छोटी सीमाओं को तोड़कर एक सार्वभौमिक मानवता की ओर बढ़ते हैं। ये ठहराव के खिलाफ एक निरंतर क्रांति है एक तरह से। सही कहा आपने। और अब जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत कहता है कि सामाजिक प्रगति एक सामूहिक प्रयास है, एक मिलित प्रयास। तो आज के इस दौर में हम सब अपने अपने स्तर पर ऐसे कौन से छोटे छोटे मगर तर्कसंगत और नीति से भरे कदम उठा सकते हैं जो विश्व मानवता की इस बड़ी यात्रा में, इस बड़े आंदोलन में अपना एक छोटा सा ही सही पर महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। सोचने वाली बात है।